Hi everyone, today I am here with chapter number 3 from the book Honeydew and it is titled as Glimpses of the Past from our Freedom Movement S.T. सावंत। ठीक है, तो ये जो हम चैप्टर अभी करने वाले हैं ये हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट हुई थी ना उसकी जो ग्लिम्पसेस हमें देगा। ग्लिम्स होता है झलक, है ना। विल गेट टू नो जो भी कुछ हुआ था पास्ट में, तो हमें आइडिया लगेगा बेटा कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने किस तरह से हमें फ्रीडम दिलाई है और कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। चलो, सो लेट्स रीड इट। सो बिफोर यू रीड, तो यहाँ पे एक पार्ट दिया रहता है बिफोर यू रीड, तो हम पढ़ेंगे कि क्या बोला गया है हमें। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस हैं। अब देखो इस चैप्टर में ना एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है आपके लिए कि आपको पैराग्राफ्स रीड नहीं करने हैं, आपको पिक्चर्स दी गई हैं। थोड़ा मतलब ऐसे कॉमिक्स होते हैं ना वैसे बनाया गया है ना ये, कि आप बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे और आप अपनी हिस्ट्री को भी सारा समझ लो, जान लो कैसे कैसे कब क्या क्या हुआ था और कहाँ। ये हमारी जो चैप्टर की जर्नी है ये 1757 से लेकर 1857 तक रहेगी, राइट। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। तो ये स्पीच बबल्स क्या हैं जो आपके जैसे वो पिक्चर्स के साथ वो बनाए गए हैं ना, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा उनको डिफ़ाइन किया गया है कि क्या क्या हुआ था। तो ये आपकी हेल्प करेंगे कि कौन सी सिचुएशंस थी, क्या सिचुएशन बनी थी कि 1857 की क्रांति हुई थी जिसको कि हमारे देश में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ठीक है, सो देखते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक इनोवेटिव सा तरीका अपनाया गया है कि आप बच्चे जो हैं वो इसको लेकर बोर ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, और सबसे पहला जो टाइटल है दैट इज़ द मार्टियर्स। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा हम देखो पिक्चर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेडी हैं ये लता मंगेशकर जी हैं। ठीक है, साथ में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी हैं, लाल बहादुर शास्त्री बैठे हुए हैं, राइट। और नीचे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर्स हैं जैसे कि अपने महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, सो मैनी साथ में कलेक्टिव एक पिक्चर है। तो यहाँ पे इसका टाइटल है द मार्टायर्स। अब मार्टायर्स होते हैं बेटा जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया हुआ है। अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ लिखा गया है, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs। ठीक है, अब यहाँ पे लता जी गाना गा रही हैं और हम सब ने ये गाना, मतलब ये इतना अच्छा गाना है, इसको जब भी सुनते हो ना गूज बम्स होते हैं ना। गूज बम्स क्या होते हैं? रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस गाने को सुन के। और ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। यहाँ पे इसको इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो बेसिकली दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन दैट टुक प्लेस इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था, उसको रिप्रेजेंट कर रही है पिक्चर। और लता मंगेशकर इज सिंगिंग हेयर। कौन सा गाना? ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आई होप कि आप सब ने ये सुना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। ठीक है, एंड विद हर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी कैन ऑल्सो बी सीन। अब उनके साथ हम किस किस को देख सकते हैं? और जैसे मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर जो एक दिखा रही है एक इवेंट जो दिल्ली में हुआ था, राइट, उसके बारे में हमें बता रही है। नेक्स्ट पिक्चर है आपकी द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स 1757 टू 1849। अब कंपनी कौन है बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब कैसे वो कंपनी आई, किस तरह से, देखो वो कंपनी आई किस तरह से, धीरे 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 उसने पूरे इंडिया पे रूल किया। अब जो हम मैप देख सकते हैं ना, ये इंडिया 1765 दिखाया गया कि 1765 में ये मैप का उस वक्त का ये मैप है। और यहाँ पे ये जो येलोइश पार्ट है ये है इंडियन प्रिंसेस, मतलब भारतीय जो राजा महाराजा थे ये उनका एरिया है, उनकी किंगडम्स हैं। और ये जो आपका रेड वाला एरिया ये ब्रिटिश टेरिटरी है। मतलब जब 1757 में
1765 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब मतलब यहाँ पे देखो ज़्यादा हिस्से पे हमारे राजाओं का शासन था, बहुत कम सा हिस्सा इसका था। ठीक है, सो क्या हुआ होगा? विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। मतलब इसके सुपीरियर, इसके ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्वियसली इनके पास बहुत सुपीरियर हथियार थे, और उन्हीं के बल पे ये धीरे धीरे अपने पावर को, अपने एरिया को एक्सटेंड कर रही थी हमारी कंट्री में। और ये जो कंपनीज कंक्वेस्ट है, कंक्वेस्ट होता है कॉन्कर करना, किसी चीज़ को जीतना, किसी चीज़ को विजयी करना। ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब है? मीन्स कि रूल ऑफ डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच कमेंस्ड इन 1757। मतलब ये जो रेड वाला हिस्सा ये बता रहा है कि इंडिया के किस हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और जो येलोइश हमारा पार्ट था वो हमारे राजाओं का था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, पिक्चर्स देखते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि किस तरह से कंपनी ने धीरे धीरे ये येलो जो हिस्सा है वो कम होता जाएगा और रेड वाला हिस्सा और बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट हमारी पिक्चर क्या है? इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड बेटा क्या होता है? हम बोलते हैं ना कई बार कि दूरदर्शी, वो ना दूर की सोचता है ना, जो फ्यूचर प्लान्स को लेके चले, जो मतलब जिसको जो नापतोल कर लेता है सही गलत का। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। अब जो हमारे प्रिंसेस थे उनमें सबसे बड़ी कमी क्या थी? वो शॉर्ट साइटेड थे। मतलब वो दूर की नहीं सोचते थे, लंबी नहीं सोचते थे, छोटे छोटे बेनिफिट्स के बारे में सोचते थे। जो आज उनको फ़ायदेमंद लगता है, कल को वही चीज़ उनके लिए खतरा भी हो सकती है, ये चीज़ उन्होंने कभी सोची ही नहीं। तो उनमें इस क्वालिटी की कमी थी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा फिर बाद में। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? दैट अपस्टार्ट राजा भाग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दैट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब ये जो अपस्टार्ट मतलब अ न्यू कम्पिटिटर। ठीक है, राजा कोई भा था, तो वो क्या करता है? वो इंग्लिश मर्चेंट्स, जो इंग्लिश वहाँ पे जो व्यापार करने के लिए आए थे, वो उनको बुलाता है। कहता है कि दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। किसकी बात करिए? अब इसका कोई होगा दूसरे राज्य, किसी दूसरी राजधानी का राजा होगा जिससे इसकी बनती नहीं थी, तो उसको हराने के लिए किसका सहारा ले रहा है? इंग्लिश मर्चेंट का, जो कि गलत बात है। वो बाहर से आए हैं, फॉरेनर्स हैं, लेकिन फिर भी वही ना, दूरदर्शिता की कमी है। अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, अपनी छोटी सी जेलसी के लिए, या किसी भी चीज़, अपने ईगो के लिए वो कितना गलत कर रहा था। द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, दे ओनली थॉट अबाउट इमीडिएट बेनिफिट्स एंड इग्नोर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज दे हैड टू फेस। अब देखो यहाँ पे लिखा गया कि जो भारतीय राजे थे, राजकुमार थे, उनमें दूरदर्शिता की कमी थी। वो सिर्फ ना वो उस समय होने वाले छोटे छोटे फ़ायदों में उलझे रहते थे, लेकिन उनके जो लॉन्ग टर्म जो परिणाम थे वो खतरनाक हो सकते थे, उनके बारे में उन्होंने कभी भी सोचा नहीं। ठीक है, और यही चीज़ उन पे क्या हो गई? भारी पड़ गई यही चीज़ लास्ट में। हम सबको पता है फिर क्या हुआ था। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। ठीक है, अब ये छोटी छोटी दुश्मनियाँ जो थी, ठीक है, ये छोटी छोटी दुश्मनियाँ थी आपस में इंडियन राजाओं की। उससे क्या हुआ कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसने ईजिली ओवर पावर कर लिया इन राजाओं को। सबड्यू मीन्स ओवर पावर, मतलब इसने सभी राजाओं पे जल्दी ही नियंत्रण कर लिया। ठीक है, एक एक करके। The rivalries of the Indian kings helped the British East India Company in overpowering the Indian rulers. से ओके, इनकी जो आपसी दुश्मनी थी ना, देखो पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं, इनकी आपसी दुश्मनी थी। तो ये एक दूसरे को ख़त्म करने के चक्कर में, एक दूसरे को हराने के चक्कर में उनकी ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? एक एक करके सारे किंगडम्स को अपने काबू में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। तो यही चीज़ हम सबको समझाई रहती है ना कि कभी भी छोटे फ़ायदे के लिए उसका जो गंभीर परिणाम हम भुगत सकते हैं ना, उस चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अभी हमारे सामने जो पिक्चर है
हम देखते हैं किसकी बात हो रही है। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान की बात हो रही है। कहते कि वो एक ऐसे रूलर थे जो दूर की सोचते थे, ठीक है, और वो मैसूर के थे और उन्होंने जब तक उनकी अंतिम सांस थी, जब तक वो जिए, वो इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते रहे अपने अंतिम सांस तक। रूलर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर, इनको मैसूर का टाइगर बोला जाता है। अंडरस्टूड द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड फॉट अगेंस्ट देम टिल हिज लास्ट मोमेंट। उनको समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स कौन सी नीति चली है, इन्होंने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो वो समझ गए थे इस चीज़ को और वो अपने अंतिम दम तक, मतलब बोलते ना मरते दम तक, अपने लाइफ के अंतिम क्षण तक वो इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट। अब इंडियंस, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना मतलब जता रही थी, अपना अधिकार जता रही थी, तो ये किस तरह से हमारे जो इंडियंस थे उनका क्या इस पे रिएक्शन था। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो इंडियंस थे जो खुश हो रहे थे, ठीक है, कि अच्छी बात है, ये हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ये अच्छे हैं, और दूसरे थे जिनको पता था कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो देखो इस पार्ट में, थैंक गॉड देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। तो वो क्या बोल रहे हैं, थैंक गॉड कि अभी हमारी कंट्री में क्या है, शांति है, अभी कोई झगड़े, कोई युद्ध नहीं हो रहे हैं ना, कोई वॉर नहीं है, कोई लूटपाट नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ना, इनको ना भगवान ने भेजा है हमारे लिए, ये तो फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड। वो कहते हैं अब हमारा जो भाग्य ये इन्हीं से जुड़ा है, मतलब ये ही हमारा अच्छा करेंगे। तो ये वो लोग थे जिनको इतनी भी सेंस नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ठीक है। और ये जो राजाओं की छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी, ये उनसे ही तंग हुए पड़े थे, तो उनको अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट कम से कम अभी लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं और हम आराम से रह सकते हैं। तो ये डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जो दूसरे थे, दूसरे पार्ट में क्या दिखाया है, वो जो दूसरे लोग थे, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डीथ्रोन्ड आवर किंग्स। कहते कि ये जो गोरे लोग हैं ना, इन्होंने हमारे किंग को मार दिया या फिर उन्होंने इसको सिंहासन से हटा दिया। डीथ्रोन्ड मतलब सिंहासन से हटा दिया। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। कहते अब तो हम इन फॉरेनर्स के गुलाम बन गए हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ राजा थे जो अच्छे नहीं थे ना, लेकिन कम से कम वो अपने तो थे, इस धरती के तो थे, ये तो हम अब फॉरेनर्स के गुलाम बन गए। तो देखो पिक्चर्स के थ्रू कितनी अच्छी अच्छी बात हमें समझाई गई है। अब नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। देखेंगे हम क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने पाँव जमाए। अब रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब ये जो हमारे धर्म के जिनको ठेकेदार बोला जाता था, जो पुजारी हो गए एंड सो ऑन, तो वो किस चीज़ पे विश्वास करते थे, छुआछूत पर, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को वो बढ़ावा देते थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वीमेन। अब क्या था उनका मतलब क्या उन्होंने संदेश दिया था लोगों को कि अगर कोई भी भारतीय सी क्रॉस करके उस साइड जाता है तो वो अपना धर्म खो देगा, ठीक है, वो अपना धर्म खो देगा। और इस दुनिया में कहता जितने भी कष्ट हैं, मिसरी मीन्स जितने भी सफरिंग्स हैं, वो किसकी वजह से हैं, वो औरतों की वजह से हैं। तो मतलब उनका क्या मत था, वो क्या सोचते थे कि इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की है, तो एक लड़की की शादी जितनी जल्दी हो सके तब कर देनी चाहिए, छुटकारा, ठीक है। तो बाल विवाह, छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देनी, और छुआछूत मतलब कि जो कास्ट के बेसिस पे जो लोग थे ना, जो नीची कास्ट के थे, वो मंदिर में नहीं आ सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, स्कूल्स वगैरह में नहीं जा सकते थे, छुआछूत बढ़ता, इसने छू लिया मैं इसको खाऊंगा नहीं। तो ऐसा ऐसा सिस्टम था। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। अब सच्चाई क्या थी कि इंडियंस ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी, ठीक है, उनकी अब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह गई थी। और जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो ये जो बातें थी, जैसे ये जो छुआछूत, चाइल्ड मैरिज,
इन सब चीज़ों को लेकर ना ब्रिटिशर्स इंडियंस को मॉक करते थे। मॉक मतलब मजाक उड़ाते थे उनका। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब देखो पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि तुम लोगों के ये जो इंडियंस हैं ना, तुम लोगों के भाई बंधु जो हैं वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, विश्वास के भरोसेमंद नहीं है, और वो ईमानदार भी नहीं है। तो ये जो हाथ जोड़े इंडियन खड़ा ये क्या बोल रहा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, कि मतलब काम चाहिए, चापलूसी शुरू हो गई। हाँ भाई कहते योर ऑनर आप सही हो, ठीक है, बाकी सारे ऐसे ही हैं, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन मैं हूँ, ठीक है। तो वो उनकी चापलूसी करके बस वो काम लेना चाहता है और उनको चापलूसी करके बता रहा है कि मैं, बाकी सारे तो ऐसे हैं बट भाई मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। अब व्यापारी बन गए तो ब्रिटिशर्स ने कैसी कैसी उन्होंने नीतियाँ ही वैसी बनाई कि उनको जल्दी से जल्दी फ़ायदा होने लगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, फार्मर्स पे इतना भारी टैक्स लगा दिया कि बेचारों को अपनी जगह ही छोड़नी पड़ी, जाना पड़ा, वहाँ से बेचनी पड़ी, गिरवी रखनी पड़ी, मतलब कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हद कर दी थी हर तरह से। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके बंदे जो हैं, अब देखो पिक्चर में क्या है, जो फार्मर्स हैं ना वो बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर से बोल रहा है कि भाई तुम्हारे ही लोग जो हैं वो मेरा सारा फसल ले जाते हैं, कहाँ से टैक्स दूँ मैं, है ना। तो वो कैसे धमकाते थे, ब्रिटिशर्स कैसे धमकाते थे किसानों को, यू आर स्टिल इन आरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। कहते कि तुम्हारा जो मतलब तुमने जो मुझसे उधार लिया था वो अभी भी तुमने पे नहीं किया है, वो मेरे पास गिरवी है, ठीक है। तो अगर तुमने वो पैसे मुझे नहीं दिए हैं, तो तुम अगर ऐसा मेरी बात नहीं मानोगे, तुम पैसे नहीं दोगे अगले हफ्ते तक, तो फिर मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा। मतलब इस तरह से वो उन फार्मर्स को, गरीब बेचारे फार्मर्स को इस तरह की धमकियाँ देकर डराते थे। अभी नेक्स्ट देखो, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और ये इतने लालची थे, एक के बाद दूसरे पैंतरे आजमाए जा रहे हैं जिससे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, अ गुड आइडिया। अब इन्होंने क्या चाल चली, जो भी मटेरियल इंग्लैंड से आता था ये उस पर ना टैक्स ना ड्यूटी फ्री कर देते थे, उसको टैक्स नहीं लगाते थे। तो इससे क्या होता है बेटा, जब टैक्स नहीं लगाते हैं, जब कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं तो जो देश वो चीज़ लेता है ना उसको घाटा हो जाता है, ठीक है, बेचने वाला जो है वो फ़ायदे में है। तो द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़। और ये जो लॉ थे ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, इसने शुरू कर दिया, क्रिपल मीन्स डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, रूइन करना, बर्बाद करना शुरू कर दिया इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, भारतीय जो इंडस्ट्रीज थी उनको। अब सिंपल सा फंडा था, वहाँ से कोई भी चीज़ आ रही है उस पर कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो टैक्स उस पर लगता है उसका फ़ायदा हमारी गवर्नमेंट को होता है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये सारी ब्रिटिशर्स की बड़ी ही गंदी वाली एक बोलते ट्रिक थी कि उन्होंने ऐसा किया। इनएविटेबली फमीन्स फॉलोड। अब क्या हुआ था, बहुत ही भयंकर वाला सूखा पड़ा देश में, ठीक है। इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, ठीक है, बहुत गंदा वाला सूखा पड़ा। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। तो 1822 से लेकर 1836 तक 15 लाख लोग भारतीय जो थे वो मारे गए थे इस भूख की वजह से। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपोर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। तो आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस, तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने क्या किया, जो भी हमारे एक्सपोर्ट आर्टिस्ट थे, अपने बिजनेसमैन थे, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरह से, ठीक है। और सूखा क्यों पड़ा, ऑब्वियसली सी बात थी कि वो ज़मीनें उन्होंने ले ली थी, किसान बेचारे कर्जे में डूबे हुए थे, कहाँ से पैसा नहीं है, फसल नहीं है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। पहले ज़मीनें होती थी तो फसलें उगाते थे, अब ज़मीन ही नहीं रही तो क्या उगाएंगे। तो इस तरह से उनको बहुत सफ़र करना पड़ा था और वो बड़ा भयंकर वाला एक सूखा पड़ा था भारत में।
अभी हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पीछे देखा कि किस तरह से सारा हमें पूरी हिस्ट्री बताई गई है, कैसे अंग्रेज़ों ने धीरे 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 करके पूरी हमारा जो कंट्री था उस पर राज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसमें बताया गया कि क्या कमियां रही थी जिसकी वजह से वो जो ब्रिटिशर्स थे वो सक्सेसफुल रहे थे एम्पायर अपने अपने आप को स्ट्रेंथन करने में, ठीक है। अब हमने देखा कैसे स्टारवेशन की वजह से कितने लाख जो इंडियंस थे वो मर गए। अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा 1772 से 1833 तक, ठीक है। एंड इट्स अबाउट राम मोहन रॉय। कौन थे ये, जिनको राजा राम मोहन रॉय बोला जाता है, राइट। So Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. अब जो ये राजा राम मोहन राय थे, इनको समझ में आ रहा था कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा है। ये मतलब उनको अंग्रेज़ों की जो पूरी बोलते हैं ना नीति थी वो समझ में आ रही थी कि बेसिकली क्या हो रहा है। सो वो लोगों को संदेश देने लगे, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, आर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट। मतलब कहते कि खुद को ना अंधेरे की तरफ या जैसे इस तरह से बोलते ना कि डुबाओ मत, है ना। तो बोलते हैं हमारी जो प्राचीन सभ्यता है ना वो ग्रेट है, एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। हम लोग इस लायक हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ महान ग्रेट अचीवमेंट्स पा सकें। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस। अब कहते कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सोसाइटी में सुधार लाने हैं, ठीक है। हमें सोसाइटी में सुधार लाने हैं। और ये जो अंधविश्वास है ना, कहते हैं ये हमें ना खा रहे हैं, ये मतलब ये हमें जो है वो गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ये हमें भटका रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि खुद को जैसे ना लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, खुद को मतलब इतना नीचा मत समझो। जैसे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो इंडियंस थे उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी थी, तो यही ये बात बोल रहे हैं कि अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको थोड़ा उजागर करो, खुद को इतना नीचा भी मत बना लो कि कोई भी आके फ़ायदा उठा के चला जाए। और बोला ये जो अंधविश्वास है ना, ये मतलब हमें खोखला कर रहे हैं, हमारे समाज को, हमको। तो हमें अपनी सोसाइटी में सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पिक्चर है देखो, वो किसके बारे में है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, ठीक है। अपनी वाइफ उमा को वो क्या बता रहे हैं, क्या बताया उन्होंने। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। उन्होंने क्या बताया कि जो काउज हैं वो डिफरेंट कलर्स की हैं ना, लेकिन उनके दूध का कलर तो सेम है, राइट। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। कहते हैं कि जो टीचर्स होंगे उनकी डिफरेंट ओपिनियंस होंगी, लेकिन अगर हम हर रिलीजन की बात करें, हर धर्म क्या कहता है, हर धर्म ये कहता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर हम सब में है, ठीक है। हर धर्म का संदेश क्या होता है, मिल के रहो, प्यार से रहो, सबको बराबर समझो, मैं सब में हूँ। भगवान बोलते ना कण कण में भगवान। तो वो क्या समझा रहे हैं अपनी वाइफ उमा को, कहते कि जो गाय हैं वो डिफरेंट कलर्स की हैं, लेकिन उनके दूध का रंग तो सेम ही है, वाइट है। वैसे ही इंसान गोरे हैं, काले हैं, ये वो नहीं है मतलब, ठीक है। तो ये भेदभाव करना छोड़ो, ये भगवान ने बनाया। कहते कि जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, वो हम ठीक है, उनके बताने का जो उनका बोलने का तरीका है, उनके समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उनकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर धर्म की एक ही शिक्षा है। वो शिक्षा क्या है, भगवान एक है, कण कण में भगवान है, और समानता, ठीक है। भेदभाव नहीं सिखाते भगवान, ये नहीं बोलते कि ये नीच जाति का है, इसको मंदिर में मत आने दो, भगवान नहीं बोलते, ठीक है। काऊ चाहे गोरी है, काऊ चाहे वाइट कलर की है, ब्राउनिश है या ब्लैक है, लेकिन उसका दूध एक ही रहेगा। समझ में आया। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। अब बताया गया, देखो पिक्चर्स में दिखाया गया है, पिक्चर में कैसे मतलब वो किस चीज़ के प्रति आकर्षित थे, साइंस और मॉडर्न नॉलेज, जो आधुनिक नॉलेज था। और जो साइंस थी, विज्ञान में उनका इंटरेस्ट था। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका क्या था, वो ये मानते थे कि जो भी ज्ञान है वो तभी अंधविश्वासों से दूर रहते थे, क्योंकि अंधविश्वासों में लॉजिक नहीं होता था। वो बोलते थे कि ज्ञान क्या है, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होना चाहिए और उसमें लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823।
अब उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किए जिनमें वो अवेयरनेस फैलाते थे, लेकिन जो सस्पिशियस मतलब डिस्ट्रस्टफुल जो थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने वो बंद कर आई एम सॉरी उन्होंने वो बंद कर दिए, रोक दिए वो न्यूज़पेपर छपना 1823 में। उनको डर लग गया ना कि भाई ये तो मतलब सबको सुधार देगा, इंडियंस में अगर इतनी जागृति आ गई तो ये तो अपने राइट्स के बारे में भी अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। और उनको ये खतरा था कि अंदर अंदर ये हमारे प्रति भी इनको भड़का देगा। तो मतलब जहाँ से भी इंडियंस का कहीं से भला होता था वो चीज़ वो नहीं होने देते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको रूल करना था इंडियंस को, उनको हमेशा गुलाम बना के रखना था। अगर सब समझ जाते ये चीज़ तो वो कैसे उनको मूर्ख बनाते। तो इस चक्कर में उन्होंने जो राजा राम मोहन राय ने न्यूज़पेपर शुरू किए जिनमें वो जागृति फैलाते थे, अवेयरनेस फैलाते थे, वो भी बंद करवा दिए। ओके, ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, देयर ही टोल्ड देम। अब उन्होंने क्या किया, वो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए। अब क्या बोला जाता था इंडिया में कि जो कोई भी यहाँ से समुद्र पार करके वहाँ जाएगा वो उसका धर्म खत्म, उसको अपने धर्म से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो गए वहाँ पे, ठीक है, और उन्होंने देखा कि इन ब्रिटिशर्स को क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये स्ट्रांग हैं, ठीक है। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ पे उन्होंने उनको बताया। क्या बताया वो ब्रिटिशर्स के, देखो यहाँ पे पिक्चर में बता रहे हैं ये ब्रिटिशर्स, वहाँ पे वो एक मंच दिया गया है, वहाँ पे बोल रहे हैं कुछ। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। कहते हमने आपको अपने रूलर्स के रूप में एक्सेप्ट किया है, हम मानते हैं आप हमारे शासक हो, लेकिन आपको भी अपनी प्रजा के रूप में हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। कहते अगर हमने आपको एज अ शासक, एज अ रूलर एक्सेप्ट किया है तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी प्रजा है, जो आपके अंडर लोग हैं, आप उनको, उनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो, ठीक है, उनको समझो और आप उनके वेलफेयर के लिए कदम उठाओ। तो कितनी क्लैरिटी से वो बोल रहे हैं, ठीक है, सरेआम उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात ब्रिटिशर्स को के सामने रखी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन तो होता है ना वो जो डॉक्टर्स करते हैं ना कोई बीमारी इसको ठीक करने के लिए। ऑपरेशन होता है अत्याचार, शोषण। अब एक टाइम आया जब अत्याचार का था, वो क्या था, 1765 टू 1835। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सामने आपको देख रहा है प्रिजन है, प्रिजन के पीछे एक इंसान है। अब देखते हैं क्या है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी बात को नहीं स्वीकार किया, है ना, उन्होंने नहीं कंसीडर किया और उन्होंने इंडियंस को दबाना, उनका शोषण करना, अत्याचार करना जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन बिल। अब उन्होंने क्या किया, रेगुलेशन बिल, कोई एक बिल पास किया 1818 में। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। अब ये कौन सा बिल था कि कोई भी भारतीय उसको ये डायरेक्ट जेल में डाल सकते थे बिना उस पर कोई भी मुकदमा चलाए। देखो मतलब हद, किसी भी इंडियन को वो बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे, ठीक है। अब जैसे ऑपरेशन बताया मैंने कि अत्याचार, ट्रायल इन अ कोर्ट, ठीक है। ट्रायल इन अ कोर्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हेन ऑल द फैक्ट्स ऑफ अ केस आर हर्ड एंड अ जज और ज्यूरी मेक्स द फाइनल डिसीजन अबाउट द कोर्ट केस, ठीक है। आज की डेट में क्या होता है, अगर किसी को पुलिस ने पकड़ा है, फिर उस पर केस होता है, फिर कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, फिर अगर उसको गिल्टी पाया जाता है, अगर उसको दोषी पाया जाता है, देन ओनली उसको इम्प्रिजन्ड किया जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कौन सा बिल पास कर दिया, सीधा रेगुलेशन बिल पास कर दिया। इसमें क्या था कि कोई भी इंडियन को, किसी भी इंडियन को ब्रिटिशर्स अपनी इच्छा अनुसार बिना कोर्ट में किसी भी ट्रायल के सीधा जेल में डाल सकते थे। अभी ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बैक सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। अभी क्या बात शुरू हो चुकी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे, वो इंडिया में काम करके बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहे थे, ठीक है, और क्या कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे प्राइवेट बिजनेस में। मतलब एक तरह से उन्होंने हर एक सिचुएशन अपने मुनाफे के लिए कर ली थी। एक ही डेजिग्नेशन पर अगर एक इंडियन है, एक ब्रिटिशर है,
तो जो अंग्रेज़ होगा उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, ज़्यादा पेमेंट दी जाएगी, लेकिन जो भारतीय होगा उसको कम पेमेंट दी जाएगी। वैसे तो इन्होंने ये भी था कि जो अच्छे अच्छे पोस्ट होते, डेजिग्नेशन होते थे, वहाँ तक इंडियंस को पहुँचने ही नहीं देते थे, लेकिन कोई पहुँच जाए तो एक ही काम के जो अंग्रेज़ थे उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी, पैसे मिलते थे, और जो इंडियंस थे उनको कम मिलती थी। और प्राइवेट सेक्टर में भी पूरा बिजनेस पे, क्योंकि उन्होंने इम्पोर्ट क्या किया हुआ था, जो बाहर से चीज़ें आ रही थी, इंग्लैंड से चीज़ें आती थी, उन पे टैक्सेस नहीं थे, तो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी मतलब वो बस वही लोग पैसे कमा रहे थे, ठीक है। अब बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। अब 1829 तक इन्होंने कितना एक्सपेंड कर लिया अपना बिजनेस, देखो है ना, कितना एक्सपेंड कर लिया कि जो ब्रिटिश थे वो अपना सामान इंग्लैंड से 7 करोड़ की लागत, मतलब 7 करोड़ की कीमत का सामान वो ब्रिटिश से इंग्लैंड से इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लैंड से इंडिया में। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। अब कंपनी का ये जो टैक्स था कि जो सामान इंग्लैंड से आएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इस रूल की वजह से, इस टैक्स की वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ क्या थी, वो ख़त्म हो रही थी, वो धीरे धीरे लुप्त, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, उनकी चीज़ें कोई ख़रीदता ही नहीं था, ठीक है, तो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं था, तो वो धीरे धीरे जो भी इनकी इंडस्ट्रीज थी इंडियंस की, वो ख़त्म होने, डाई मतलब ख़त्म हो गई। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है, अभी पिक्चर के थ्रू हम देखते हैं, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, ठीक है। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट डज इट मीन? सो ये एक स्टेटमेंट है जो जनरल बेंटिक ने दी थी। उन्होंने क्या बोला था, कहते कि अभी पता क्या था, यहाँ पे इंडिया में जो भी कॉटन वीवर्स थे ना, जो, तो वो हमारे इंडिया में क्या था, हमारे इंडिया में छोटे छोटे जैसे बोलते ना हस्त उद्योग थे, हर काम वो हाथ से करते थे। तो जैसे कॉटन वीवर से है ना, तो वो कपड़ा अगर बना रहे हैं, ब्लीच करें, सब कुछ हाथ से कर रहे हैं, तो उनकी इतनी मेहनत लग रही है, खाने को मिल नहीं रहा है कुछ भी, तो उनकी इतनी मेहनत लग रही थी, वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि हड्डियों के ढांचे रह गए थे। दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास अच्छी मशीनरी थी, वो उनसे अच्छी चीज़ बना लेते थे, उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, और इनका बुरा हाल था जो हमारे इंडियंस थे, ठीक है, जो भी ये जो काम हाथ से करने वाले काम थे। तो बेंटिक, जनरल बेंटिक ने ये स्टेटमेंट दी थी कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, की मतलब उनकी ये जो ब्लीचिंग सारी प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, इंडियंस की हड्डियां निकल आई हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से उनकी जो कि उनकी हालत को बता रहा था कि एक्चुअल में इंडियंस की हालत क्या है, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ की क्या हालत है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनकी क्या हालत है। दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे वो वही चीज़ है, उनके पास अच्छी मशीनरीज थी, सब कुछ इक्विपमेंट थे, तो वो अच्छे से हर एक चीज़ में प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रहे थे। अब नेक्स्ट है हमारा डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 56। अब धीरे धीरे इंडियंस को समझ में आने लगा था कि ये जो हम सोच रहे थे कि हमारा फॉर्च्यून लेकर आए हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, ये असल में हमें बिल्कुल ख़त्म करने ही आए हैं। तो अभी क्या था, एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। अब बेसिकली क्या था, जो भारत में शिक्षा थी वो पर्शियन या संस्कृत भाषा में थी। अब भाई ये मैकॉले आए और उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया। वो क्या चेंज था? वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री, ठीक है, कि हमें इंडियंस को पढ़ाना चाहिए इंग्लिश भाषा में, ठीक है। तो ये जो इन्होंने कमेटी के सामने रिपोर्ट रखी, तो इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पास किया गया। ऑब्वियसली उनके लिए अच्छा था। अब पहले तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, पहले तो वो सिर्फ अपना व्यापार स्थापित कर रहे थे, एस्टेब्लिश कर रहे थे। अब तो क्या, अब तो एजुकेशन में भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज को एंट्री दे दी और आज तक है, राइट। सो चलो, उन्होंने बोला, उन्होंने सुझाव रखा एंड इट वाज एक्सेप्टेड। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज English education produced clerks to whom the British gave pretty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब क्या था, जो बोलते ना कि लॉजिक क्या दिया गया कि इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड, जो लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्लर्क्स
लोग जो हैं वो एजुकेटेड होंगे और क्लर्क्स की उनको ज़रूरत थी, उनको जॉब के लिए क्लर्क चाहिए थे, वो क्लर्क लगेंगे, ठीक है। मतलब पढ़ लिख के वो बाबू वाले नौकरी कर सकते थे। और इससे क्या होगा, इससे एक नई जनरेशन पैदा होगी इंटेलेक्चुअल्स की, बुद्धिजीवियों की, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो हम संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे वो इतनी अच्छी नहीं थी। इंग्लिश जो है बोलेंगे ना लैंग्वेज ऑफ जेंटलमैन। तो इस तरह से वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, तो उन्होंने बोला हमें अपने भाइयों को, मतलब बड़ा प्यार जता रहे हैं ना वो हम इंडियंस के लिए, कि हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना है, शिक्षित करना है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस। और ये लॉजिक दिया कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधारे। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए कहते कि हमें ये जो हमारा सुझाव है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखना है। उनका लॉजिक ये था कि जैसे अब वो पूरी तरह इस्टेब्लिश हो चुके थे ना हमारी कंट्री में, तो उनको जैसे किसी भी जॉब के लिए क्लर्क वगैरह चाहिए होते थे, तो उनको था कि जब हम इंग्लिश में इनको शिक्षा देना शुरू करेंगे तो वो उनके लिए भी ईजी होगा और इंटेलेक्चुअल्स बनेंगे, ठीक है। और साथ में लॉजिक ये दे रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को, इंडियंस को भाई बोला कि हमें इनको शिक्षित करना है जिससे कि इनको अच्छी नौकरियां मिलें, ठीक है। तो उन्होंने अपना ये जो प्रस्ताव था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ओके, द नेक्स्ट इज दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, मतलब कि वो थोड़ी बहुत केयर करते हैं इंडियंस की नीड के बारे में। देखते हैं। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स एंड लैड्स, दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। अब क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रही थी, अब इंडियंस को समझ में आ रहा था कि चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, कोई भी हो, उनका जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है अपना, मतलब अपना उल्लू सीधा करना, और दे हैव नथिंग टू डू विद अस, ठीक है। उनको समझ में आ चुका था। तो फिर डिससेटिस्फेक्शन जो थी वो बढ़ रही थी। फिर ये यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं कि हमारे जो राजा लोग हैं वो पपेट्स बन गए हैं इनके हाथों में, और हमने अपनी पुरानी जॉब्स खो दी हैं। ना केवल हमने जॉब्स खो ही हैं बल्कि अपनी लैंड, अपनी धरती भी, अपनी ज़मीन भी खो दी है। चलो जॉब्स चाहती, ज़मीन होती तो खेती बाड़ी करते, लेकिन इन्होंने तो हमारी ज़मीन भी ले ली है। अब तो मतलब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। डिस्कशंस हो रही हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, कहते अब तो इन्होंने हमारे भाइयों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, धर्म भी इनका परिवर्तन कर रहे हैं। और रिलीजन जो था वो इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कोई स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। अब देखो, आप मैप देख लो, 1856 तक ब्रिटिश ने सारे इंडिया पर काबू कर लिया हुआ था, देख सकते हो आप, ठीक है। 1856 तक, ठीक है। अब द स्पार्क, अब बात करते हैं द स्पार्क्स, चिंगारियाँ कहाँ से निकली स्वतंत्रता के लिए। 1855 to 57 की अब हम पढ़ेंगे जर्नी। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स इन बंगाल, टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, ठीक है। टैक्सेस ने किसानों को बर्बाद कर दिया था, इतने हायर टैक्सेस वो नहीं पे कर रहे थे और वो बर्बाद हो गए थे। इन बंगाल द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। अब बंगाल में संथल्स कौन है, ये वहाँ की कम्युनिटी है, ठीक है। तो संथल्स जो थे उन्होंने, उनकी ज़मीनें गई सारी, और जो नया लैंड रूल बना था उसके अंतर्गत इनकी जो ज़मीनें थी हड़प ली ब्रिटिशर्स ने। लेकिन वो डेस्परेट हो गए जो संथल्स थे, मतलब इन्होंने ये टॉलरेट नहीं किया। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मास्केड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया। और इन्होंने क्या किया, आंदोलन में जो भी एक रिवोल्ट किया, और जो यूरोपियंस थे और उनके जो सपोर्टर्स थे, ठीक है, इन्होंने उनको बुरी तरह मारा। मतलब उनमें इतना गुस्सा आ गया था, इतना क्रोश आ गया था कि मतलब वो विद्रोह शुरू हुआ, और इन्हें यूरोपियन जो जैसे ब्रिटिशर्स थे और इनके जो सपोर्टर्स थे, इन्होंने उनको ब्रूटली मारा। क्या करते, वो बेचारे सब कुछ तो छीन रहे थे ना इनसे। नेक्स्ट है, डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी जो डिससेटिस्फेक्शन थी वो
पैदा हो रही थी। वो बोलते हैं ना कि अपना मतलब वो भी एक पैदा हो रही थी, अपना उसका भी उद्गम हो रहा था वहाँ पे। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। अब देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे इसमें भी इंडियंस थे कुछ ना, तो अब उनको पहले तो वो बड़े खुश हुए थे जब स्टार्टिंग में, तो सोचते थे कि अरे वाह ये तो लोग हमारा अच्छा करने आए हैं। लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये लोग हमें बोलते हैं कि समुद्र पार जाओ, लेकिन उनको ये पता है उनको कि समुद्र पार जाना मतलब अपना रिलीजन के, अपने धर्म के विरुद्ध जाना। बातें कर रहे हैं सैनिक एक दूसरे से, कहते कि ये हमसे ज़बरदस्ती वो चीज़ें कराती हैं जो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट हैं। और कहते ये टोपी वाले कौन है ना, जो हमें मतलब हमें हमारे जो पीढ़ियों से आ रहे हैं, जो चीज़ें हम पीढ़ियों से फॉलो करते आ रहे हैं, ये उन चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं, उनको मिटा रहे हैं। तो मतलब ये चर्चाएं कर रहे हैं। वहाँ पे भी विद्रोह की चिंगारी देखने को मिल रही है कि ये अंग्रेज़ कौन है जो हमारे पीढ़ियों से आ रहे धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बोले कि हमें अब इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। अब सिपाही मतलब इंडियन सोल्जर्स एम्प्लॉयड विद इन यूरोपियन मिलिट्री। जो मंगल पांडे हम सब ने नाम सुना है, इनके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है ना आमिर खान की। तो इन्होंने जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपने एडजुटेंट मतलब अ मिलिट्री ऑफिसर हु एक्ट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट टू अ सीनियर ऑफिसर, ठीक है, एक अपने कोई मिलिट्री ऑफिसर पे इन्होंने अपनी उसकी रेजिमेंट की मिलिट्री ऑफिसर पे इन्होंने अटैक किया। अब ये कोई छोटी बात थोड़ी ना थी, मिलिट्री अपने ऑफिसर पे अटैक करना, है ना। तो इसके लिए मंगल पांडे को कोई छोड़ा थोड़ी ना गया होगा, उसको निकाल दिया गया था। लेकिन मंगल पांडे मतलब उसके मन में पूरा इस वक्त मतलब बोलते ना कि आक्रोश की, विद्रोह की चिंगारी आ गई थी। और इनको बाय हुक और बाय क्रुक इनको क्या करना था, इनको इन अंग्रेज़ों को अपनी कंट्री से बाहर निकालना था। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms, humiliated and put in irons. मतलब अब क्या कर उन्होंने मतलब कितने ही सारे दूसरे सिपाही जिनको हम बोलेंगे उन सबको क्या किया, जब उन्होंने रिवोल्ट किया तो उन सबको स्ट्राइप्ड ऑफ मतलब उनकी जो ड्रेसेस यूनिफॉर्म्स थी उनको उनसे छीन ली गई, उनको ह्यूमिलेट, उनको बहुत नीचे दिखाया गया, उनको जंजीरों में बांध दिया गया। तो मतलब इस कदर वो ह्यूमिलेशन थी कि मतलब हर एक के दिल में ना वो अब वही था कि करो या मरो, कि अब हमें कुछ भी करके ये गुलामी नहीं सहन करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। मतलब कुछ इंग्लिशमैन थे जो मतलब जो इंडियन कस्टम्स थे उनको समझते थे और लोगों के मनों को समझते थे। ओ proud Brahmin soldiers, do you know that the grease of the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What the white man has deceived us too. तो अब देखो, अब उनको क्या पता चला कि जो ब्राह्मण थे ना वो तो बिल्कुल ही होते हैं पूजा पाठ और शाकाहारी शुद्ध। कहते कि तुम लोगों को पता है कि ये जो बुलेट्स हैं, जब इनको दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, जो बुलेट्स पे ग्रीस लगती है, जो आपको जिसको चलाने से पहले तुम लोग इसको बाइट करते हो ना, तो कहता है कि तुम्हें पता है किससे बनी है, वो काऊ फैट्स और पिग फैट से बनी हुई है। तो मतलब इंडियंस को तो वॉट क्या काऊ कितनी पूजनीय है हमारे लिए, है ना। तो मतलब उनको लगा कि ये जो गोरे लोग हैं इन्होंने हमें धोखा दिया है, इतने सालों तक हमें धोखा देते ये आ रहे हैं। ये मतलब इतना बड़ा झटका था। एक पिक्चर में देखो आप, जो ब्राह्मण सोल्जर है उसका जो वॉट बोलना, मतलब उनके लिए इतनी बड़ी बात थी कि जो कारतूस वो ऐसे चबा के चलाते हैं, उन पे जो ग्रीस लगती है वो पिग और काऊ के फैट्स की बनी है। तो इट वाज लाइक अ बिग शॉक फॉर हिंदू एज वेल एज मुस्लिम पीपल। क्योंकि जैसे हिंदुओं में हम हिंदू काऊ को बहुत मानते हैं, वैसे उनके लिए पिग उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ जो थी मतलब उनके लिए बड़ी ही अनबेरेबल थी कि ऐसा कैसे ये हमें धोखा दे रहे हैं ना। तो ऐसे उनके मन में और विद्रोह की चिंगारी बढ़ती गई।
Soon, chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. अब धीरे धीरे इंडियंस ने ऐसे इकट्ठा होना शुरू किया और पूरा मतलब जैसे उनके पास रीजन्स इकट्ठे होते गए ना कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमें मतलब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो एक विलेज से दूसरे विलेज में चपातीस भेजी गई क्यों मैसेज उसके थ्रू मैसेज दिया जाता था कि अभी हम सबको एक होना है, हमारे जो एम्परर हैं उनको हमारी ज़रूरत है और हम सबको इकट्ठे होके अब एक लड़ाई शुरू करनी है। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. Death to the foreigner. The masses gave all help and shelter to the patriots. अब मतलब ये इन्होंने धीरे धीरे जैसे बोलते हैं ना कि विद्रोह की चिंगारी चली थी। अब जैसे पहले चपातीस भेजी, अब लोटस फ्लावर्स बांटना शुरू किए जो इंडियन सोल्जर्स थे और उनको समझाया जाता था, बताया जाता था कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनको भगाना है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, इन फॉरेनर्स को डेथ देनी है, ठीक है, विदेशियों को यहाँ से मार के भगाना है। और ये जो लोग थे, जो भारत की हमारी पब्लिक थी, जनता थी, वो उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो भी पेट्रियोट्स होते थे, जो भी देशभक्त थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे, पूरे लोगों ने उनका साथ दिया। और जैसे उनको शेल्टर की ज़रूरत पड़ती थी, कहीं छुपने के लिए जगह चाहिए होती थी, कहीं शेल्टर की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये जो आम लोग थे, कॉमन पीपल थे, वो इन पेट्रियोट्स को, इन देशभक्तों को शेल्टर भी प्रोवाइड करते थे। मतलब धीरे धीरे ये जो रिवोल्ट था वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अब रिवोल्ट 1857, देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। अब मेरठ है ना, मेरठ में एक बोलते ना वायलेंट आउटब्रेक हुआ, मतलब एक झड़प हुई, बहुत वायलेंट हिंसात्मक झड़प हुई थी ब्रिटिशर्स और जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे इंडियंस थे। तो ये जो 1857 का रिवोल्ट है उसमें अब शुरुआत हो चुकी थी इसकी मेरठ में, ठीक है। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. The white man's rule must end. Yes, we'll help you. अब कैसे देखो, बहुत सारे लोग थे जिनकी ज़मीन इन्होंने हड़प ली थी, है ना। और इसकी वजह से वो लोग, नफ़रत थी उनके मन में ब्रिटिशर्स के लिए, उनके मन में विद्रोह था, निराशा थी, गुस्सा था, क्रोध था। तो फिर ये जो क्रांतिकारी थे ये लगे लोगों को इकट्ठा करने, ठीक है, और ये लगे लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने कि जो फॉरेनर्स हैं उनको उनके रूल का अब एंड होना ही चाहिए। तो ये इकट्ठे होकर घर घर जा रहे हैं, हर लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जिनकी ज़मीनें छीनी गई थी, और वो लोग बोलते थे कि यस, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। मतलब अब यही रास्ता अपनाया कि जो दुखी थे उनके पास जाकर ये लोग हेल्प मांग रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, ठीक है। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट फॉरेनर। अब पहले उन्होंने उन लोगों को अप्रोच किया जिनकी ज़मीनें गई थी। अब वो रूलर्स जो पहले के शासक थे, जैसे कि बेगम हज़रत महल थी लखनऊ की, उनके मन में भी बड़ी कड़वाहट थी अंग्रेज़ों के लिए, उनका भी वही शासन, उनका किंगडम इन्होंने छीनी थी। तो उनको था गुस्सा अंग्रेज़ों के प्रति कि इन अंग्रेज़ों ने, इन गोरे लोगों ने मेरी भी किंगडम में से छीनी है। तो ये जो अपसर्ज, ये जो मूवमेंट, एक आंदोलन उनके खिलाफ उदय हुआ था, राइज़ हुआ था। तो ये बोलती हैं कि यस, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, तुम लोगों की मैं हेल्प करूँगी और इनको यहाँ से भगाना है। जैसे कड़ी दर कड़ी जुड़ती है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। अब ये जो मौलवी अहमदुल्ला हैं, ये बहुत पॉपुलर लीडर थे फैज़ाबाद में। उन्होंने लोगों को, जैसे देखो सभा की है, वहाँ पे लोगों को क्या बता रहे हैं, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज़ रनिंग आवर लैंड, द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अब इन लोगों ने सभाएं करना शुरू की, जो लीडर्स थे, और इन्होंने बोला कि जागो मेरे भाइयों, जागो, ये अंग्रेज़ जो हैं ये हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हर जगह लोग बढ़ने लगे, आने लगे, बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, हर जगह पब्लिक जो है वो इकट्ठी होने लगी। धीरे धीरे कैसे हो रहा था। अजीमुल्ला खान टोल्ड तांत्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अ लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द पेट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battle
बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। अब अजीमुल्ला खान ने तांत्या टोपे, ये भी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, इनको क्या बोला कि हमें पेशवा नाना साहेब को हमारा लीडर बनाना है इस इंडिपेंडेंस वॉर में। तो मतलब ये जो देशभक्त झपट पड़े, पाउंस्ड अपॉन ब्रिटिश, झपट पड़े ब्रिटिशर्स पर, इन्होंने अटैक किया, झपट पड़े, है ना, जैसे बाघ झपटता है अपने शिकार पर। पिच्ड बैटल्स, अ वायलेंट कन्फ्रंटेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और नॉर्थ इंडिया में तो ऐसी लहर आई थी कि बड़ी संख्या में लोगों ने इन अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मतलब होते ना युद्ध की घोषणा कर दी थी, है ना, एकदम वायलेंट, एकदम हिंसात्मक, कि बस इनके मन में था कि इनको अब यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाना ही है। 8-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। अब देखो, बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे, 8 साल के ओल्ड कुंवर, 8 साल की जो एज थी कुंवर सिंह की बिहार की, उन्होंने उनको इस आंदोलन में उनकी रिस्ट पे गोली लगी। और उनका क्या था, जैसे इतना उनमें वो था, जोश था कि हे माँ गंगा, ये मेरा तुमको, मेरी तरफ से तुमको मेरी लास्ट ऑफरिंग है, मैं तुम्हें मतलब बोलते ना कि अपना खून, अपना रक्त आपको दान कर रहा हूँ। मतलब बड़े तो बड़े, बच्चों में कितना वो था, आक्रोश था इन अंग्रेज़ों के लिए, और कितना जोश था अपने देश की आज़ादी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कैसे कड़ियाँ जुड़ रही हैं बेटा, कैसे एक कड़ी दर कड़ी किस तरह से आंदोलन शुरू हुआ। अभी 1857 की बात हो रही है, फिर भी देखो 1947 में जाके हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो अभी देखो, अभी से मतलब जनता कितनी आक्रामक हो रही है। तो देखो, ये जो लास्ट में उन्होंने स्पेसिफिकली 8 साल के कुंवर की बात की है, ये क्यों की है कि ये देखो, ये आंदोलन किस स्तर तक, किस लेवल तक गया था कि बच्चे भी इसमें शामिल हुए थे, और उन्होंने ये बोला था कि ये गंगा माँ, ये मेरी आपको लास्ट ऑफरिंग है, मेरा खून, मेरी जान आपके लिए लास्ट मेरी तरफ से ऑफरिंग है, क्योंकि इसके बाद वो नहीं रहे थे। तो इस तरह हमें समझना चाहिए कि देश ने, हमारे नेशन ने किस तरह से, हमारे जो देशभक्त हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवाकर हमारे लिए इंडिपेंडेंस दी है। तो इस चीज़ की कद्र करो, वैल्यू करो बेटा, अपनी लाइफ में तो कुछ चीज़ें अपने देश के लिए रखो, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, और अपने जो फ़र्ज़ हैं अपनी कंट्री के लिए वो पक्का करो। एंड इसी नोट पे आई एम जस्ट saying you goodbye. Okay, I'll see you in the next video with difficult words and meanings.